नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, उसी पाकिस्तान के बारे में जहां से आए दिन कोई न कोई खबर आती रहती है। पाकिस्तान के सेना के चीफ राहिल शरीफ ने कहा है कि दुश्मनी वो कायदे से निभाएंगे। इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बोला कि कश्मीर उनके लिए जीने मरने का सवाल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बार कहा जा चुका है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से आतंकवाद पर आधारित है और पूरी ही दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो वहां जड़ जरूर पाकिस्तान तक पहुंचती है। साथ ही साथ राहिल शरीफ ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि कश्मीर के बारे में बात करने के बाद उन्होंने कहा कि चाइना और जो पाकिस्तान का संबंध है वो परस्पर आदर का संबंध है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और भारत साथ साथ नजर आ रहे हैं ये गलत है और इन्हें बुरा क्यों लग रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिर राहिल शरीफ पुराना इतिहास भूल गए हैं क्या, किस तरह से दुश्मनी निभाने की वो बात कर रहे हैं। जरा देख तो लें कि जब जब भारत के साथ उनका युद्ध हुआ है क्या हश्न पाकिस्तान का हुआ है। चर्चा करेंगे, इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में हुए G20 समिट में कहा था कि आतंकवाद पर विश्व का दोहरा मानदंड नहीं हो सकता। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना चिताया था कि साउथ एशिया में एकमात्र देश आतंकवादियों के एजेंटों को फैला रहा है। पीएम के बयान के बाद अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर फल फूल रहे सारे आतंकी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। यूएस के मुताबिक मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत जालमे खलीलजाद ने भी हालिया बयान में कहा था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। वहीं चीन में हुए घटनाक्रम के बाद अमेरिका भारत को एक और बड़ा तोहफा दे सकता है। भारत को अमेरिका से गार्जियन ड्रोन मिल सकता है। ये ड्रोन खासतौर पर हिंद महासागर में समुद्री निरीक्षण के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। जानकारों के मुताबिक प्रीडेटर गार्जियन यूएवी विमान हिंद महासागर में भारत की खोजी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। पीएम मोदी के सख्त संदेश और भारत अमेरिकी नजदीकी से सकते में आए पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने दम्भ भरते हुए कहा कि उनका मुल्क पहले मजबूत था और अब इतना मजबूत है कि कोई पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ राहिल शरीफ ने इस बात को भी स्वीकार किया कि आंतरिक और बाहरी खतरों से पाकिस्तान महफूज नहीं है। आर्मी चीफ ने अमेरिका और पश्चिम के देशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इलाके में शांति तभी कायम रह सकती है जब शक्ति का संतुलन कायम रहेगा। पाकिस्तान का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों से इलाके की शांति भंग होगी। राहिल शरीफ ने पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों का उदाहरण देते हुए बताया कि ये रिश्ता पारस्परिक आदर और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेशी मामलों के जानकार महमूद आलम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नुसरत अमीन भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगी महमूद आलम आपसे। जिस तरीके से एक के बाद एक बयान हम देखते हैं और हमने देखा है कि दोनों ही देशों की लोकतांत्रिक सरकारें कोशिश करती हैं करीब आने की, तमाम चीज़ों को हटाने की, तमाम जो कड़वी चीज़ें रही हैं उससे आगे बढ़ने की, लेकिन वहाँ पर सेना किस तरीके से चीज़ों को डोमिनेट करती है, एक कदम आगे के बढ़ने के बाद किस तरीके से भारत में ब्लास्ट की खबरें आती हैं, ये हम कई बार देख चुके हैं। जी शशि, देखिए मैं इस सिलसिले में ये बताना चाहूँगा आपको कि देखिए जब अपने ये मोदी साहब ने जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भी दावत दी थी और वो आए थे जी। उसके बाद उन्होंने देखिए किस तरीके से कितना बड़ा जोखिम लिया और वो पाकिस्तान रुके, नवाज़ शरीफ साहब से बातचीत की, वापस आए। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या मिला आपको, गुरदासपुर, पठानकोट। उसके बाद अब आपने ये देख रहे हैं कि कश्मीर के मसले पे किस तरीके से पाकिस्तान के सेनेट में जो है
करारदाद मंजूर होती है, ब्लैक डे बनाया जाता है वहाँ पे। और अब किस तरीके से जो है देखिए, जब हमारे राजनाथ जी जिस दिन इस्लामाबाद में थे, उस दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एड्रेस कर रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि आप ये पूरी दुनिया को ये बताइए कि कश्मीर जो है इंडिया का अटूट अंग नहीं है। और फिर ये भी बयान आया पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन पार्ट है। अब उसके अलावा आप आज का अगर आप राहिल शरीफ का बयान देखें, अभी 2-4 घंटे पहले का ही है उनका, तो उनका ये कहना है कि आप जो है बुलेट की बेस पे, गोली की बेस पे सेल्फ डिटर्मिनेशन को जो है कश्मीर के नहीं रोक सकते, और हमारा जो है ताउन जो है, हमारा जो है कोऑपरेशन जो है कश्मीरियों के साथ ऐसे ही जारी रहेगा। और चाइना के बारे में आपने बता ही दिया। तो हमने तो अगर हिस्ट्री उठा के देखें, जब जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान ने उसको हिंदुस्तान की कमज़ोरी समझा है, और हमेशा कुछ ना कुछ जो है हमें कभी पठानकोट के उसमें कभी बॉम्बे के उसमें, कभी 26/11 के उसमें कुछ ना कुछ मिलता रहा है। जहाँ तक आपने एक छोटा सा क्लिप दिखाया, अभी अमेरिका ने बोला है कि साहब जो है बॉम्बे के जो अटैकर्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ कि जो भी ये सो कॉल्ड वर्ल्ड की पावर्स हैं, ये सब जो है अपने हितों की रक्षा करते हैं। एक तरफ अमेरिका जो है पाकिस्तान को कितनी मर्तबा वो धमकी दे चुका है, पाकिस्तान को आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। वह उसके साथ उनको पैसा भी देता है, उसके साथ उनको जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी देता है। उसके अलावा आप चाइना को देख लिए, वो तो उनके ऑल टाइम फ्रेंड हैं। और अब तो जो हमारा कभी बहुत अच्छा दोस्त होता था रशिया, वो भी जो है पाकिस्तान को जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेपन दे रहा है। तो हर कंट्री जो है अपने देश हितों की रक्षा कर रहा है, और इंडिया को भी वर्ल्ड की पावर के चक्कर में ना पड़ते हुए अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। हाँ, हमारे साथ टीके टिक्कू भी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही कश्मीरी भी हैं। महमूद आलम से मैंने सवाल पूछा, अब सवाल मेरा ये है नुसरत अमीन, जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में देखते हैं, ब्लैक डे की बात की यहाँ महमूद आलम ने, ना तो बलूचिस्तान में जो अत्याचार लगातार हो रहा है उस पर कोई ब्लैक डे मनाया जाता है, सिंध में क्या हो रहा है उस पर कोई ब्लैक डे नहीं मनाया जाता, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उस पर कोई ब्लैक डे नहीं मनाया जाता। ऊपर से सेना के चीफ का ये कहना कि कायदे से दुश्मनी निभाएंगे, यानी इस दुश्मनी को लगातार आगे इसी तरह से जारी रखने की उनकी मंशा है, या फिर जिस तरह से कोशिशें लोकतांत्रिक सरकारें करती हैं वो आगे बढ़ पाएंगी? जी, जहाँ तक ब्लैक डे मनाने की बात है, तो ब्लैक डे जो है वो किसी हुकूमत या किसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज के तौर पे मनाया जाता है जी। और अगर किसी इंसिडेंट में अपना कसूर हो, यानी फर्ज कीजिए कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है, तो वो ब्लैक डे, वो मॉर्निंग डे कहलाता है, वो उसमें यौम सोग मनाया जाता है। तो कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, उसकी जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी। तो ये मैं सिर्फ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर कुछ होगा तो वो ब्लैक डे नहीं होगा, वो मॉर्निंग डे होगा। इसी तरह इंडिया अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो ब्लैक डे होगा, वो मॉर्निंग डे नहीं होगा। रही बात जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, देखिए बलूचिस्तान की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से आप अगर हिस्ट्री देखें, तो वहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स मौजूद थी। लेकिन अगर आप उन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को कंपेयर करेंगी जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, तो वो अपने क्वांटम, वो अपनी नेचर और अपने साइज के हिसाब से दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी जो कुछ भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हुआ है जी, जो 40-45 लोग मारे गए, हो सकता है 40-45 ना हो, 30 हो, 32 हो, 34 हो, और ये वानी के वाक़े के बाद से लेकर, तो इस तरह का कोई इंसिडेंट क्या पिछले 10 साल में, 20 साल में आपको बलूचिस्तान में होता हुआ नजर आया? नहीं होता हुआ नजर आया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बलूचिस्तान में, एक मिनट नुसरत अमीन, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ के नेताओं को ठीक से सुन लीजिए जरा आप, मेरी बात सुनिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जैसे अभी एक हॉस्पिटल पे अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे लॉयर्स जो है वो उस दहशतगर्दी के वाक़े का शिकार हुआ है क्वेटा में।
जी। तो ये वो दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान जिसका ओवरऑल शिकार है, कराची से लेकर फाटा तक, कराची से लेकर पेशावर तक, इसमें सारे सूबे नुसरत अमीन, ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि एज अ जर्नलिस्ट वहां से आप मूवमेंट्स का कोई हाथ नहीं है। बलूचिस्तान के किस तरीके से मुझे मास सही ग्रेव्स वहां पे पाए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां के लोगों को उठा के मर्डर किया जाता है, किस तरीके से वहां पे केमिकल वेपन का भी आपने इस्तेमाल किया है, वहां पे आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं वहां की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है वहां के लिए। आप ही जरा बता दें कि बलूचिस्तान की खबर आपने कब चलाई थी? एक सेकेंड नुसरत अमीन, आपने बलूचिस्तान की खबर कब चलाई थी और कब पढ़ी थी? बलूचिस्तान में इस तरह की कार्रवाई का आखिरी वाकया आपने कब सुना? नुसरत अमीन, मैं वही पूछ रही हूँ क्योंकि आप कवर करेंगे तभी मैं सुन पाऊंगी ना। वहां के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप कवर करने तक के लिए तैयार नहीं है, वहां पे मीडिया पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। आप कश्मीर के बारे में मुझे बताएं कि कौन सी खबर आपको नहीं मिल पा रही, कहाँ प्रतिबंध लगाया गया है मीडिया पर? आपकी आवाज मुझे सही तरह नहीं आ रही है। मैं फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगी आपके साथ कि जिससे कि आपको मेरी कठिन सवाल जो है उनकी आवाज पहुंच सके। उससे पहले टीके टिक्कू जी हमारे साथ बने हुए हैं। टीके टिक्कू जी, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, ये सब फजूल बातें। नहीं फिजूल बातें नहीं, सब फजूल बातें। आप मुझे बताएं ना आपने कब कवर किया था? फजूल बातें पाकिस्तान। नुसरत अमीन, आपने कब बलूचिस्तान की खबर आपने कब अखबार में पढ़ी थी और आपने कब कवर की थी? अरे भाई आप मुझे बता दें कि आखिरी टर्मोइल आपने कब पढ़ा? पढ़ ही नहीं सकते, वही तो विडंबना है नुसरत अमीन। वहां के नेता भी तो वही कह रहे हैं नुसरत अमीन, वही तो विडंबना है कि किस तरीके से कोई नहीं पढ़ सकता। आप मुझे छोड़िए, वहां के लोग नहीं समझ सकते कि दूसरे कोने में क्या हुआ है। पूरी तरह से मीडिया पर प्रतिबंध है। आप मुझे बताएं कश्मीर की कौन सी खबर आपको नहीं पता? आपने सवाल किया है तो मैं आपको क्यों छोड़ूं? नहीं, आप आपने किसी नॉलेज के तहत ये सवाल किया है ना, या आपको सवाल जो है माइक्रोफोन पे मिलते हैं, IFP में मिलते हैं। आप बिल्कुल ना छोड़े, मुझसे सवाल पूछे। आपने अपनी अकल अपनी नॉलेज से सवाल किया मैंने है। अपनी अकल और अपनी नॉलेज से सवाल किया है। आप मुझे बताएं कि आपने कब कौन सी खबर पढ़ी थी? मैं बताऊं आपको, इंडियन मीडिया को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को बलूचिस्तान को टारगेट करके कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ मिले ना मिले, जिन ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, नहीं ये तो दोगली राजनीति हो गई ना। पाकिस्तान की जो कमजोरियां हैं, हाँ उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो आप बलूचिस्तान की बात कर रही हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नुसरत अमीन, कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। इसका कंपैरिजन हमें कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां हत्याएं हो रही हैं वैसा भारत सोच भी नहीं सकता। वो छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ ये बताएं आपने कौन सी खबर कब कवर की थी? अमेरिकी मीडिया में कुछ रिपोर्ट हुआ, रशियन मीडिया ने कुछ रिपोर्ट किया, बलूचिस्तान के तमाम नेताओं की तरफ से कितने सारे वीडियोस और कितनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। कौन सी रिपोर्ट मुझे बताएं तो? आप मुझे बताएं ना कि आपने अखबार में कब पढ़ा था बलूचिस्तान के बारे में, या आपकी मीडिया इंडस्ट्री ने कब कवर किया था? क्योंकि मीडिया पे बैन है वहां पे, क्योंकि आप लोग कवर नहीं करते। वानी के भाई को उससे पहले मारा आपने, दुनिया को पता है। सिक्योरिटी फोर्सेस में वानी के हक में। नुसरत अमीन, ये मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। आप सिर्फ मुझे बताएं कि क्या आपको वहां पर मीडिया को जाने की वहां इजाजत है? क्या वहां कवर करते हैं? वहां के तमाम नेता, वहां के तमाम नेताओं के ऊपर जिस तरीके से आपने मीडिया क्या कर रहा है मुझे बताएं। हाँ। आप मुझे कोई किसी न्यूट्रल मीडिया की बात बताएं जिसने रिपोर्ट किया हो कि जी बलूचिस्तान में पिछले 20 साल में कश्मीर जैसा वाकया हुआ हो, मुझे बताएं जरा। ठीक है टिक्कू जी, मतलब ये तो हद हो गई। किसी प्रोटेस्ट का बताएं मुझे। ये तो हद हो गई। प्रोटेस्ट का मुझे बताएं। वहां पे नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करने के बाद देशद्रोह का उन पे मुकदमा चल रहा है। किस तरीके से वहां पे एक साथ हजारों लोगों की वहां पे कब्रगाह मिल रही हैं, किस तरीके से मारने के बाद वहां डेड बॉडीज को लटका करके वहां पूरे मार्केट में घुमाया जाता है जिससे लोगों में दहशत हो। केमिकल वेपन्स तक की खबरें आई कि वहां इस्तेमाल किया गया। क्या हालात हैं बलूचिस्तान के, उसके बाद कश्मीर के साथ तो शायद हम कंपेयर कभी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि कौन सी खबर आई है वहां से। ठीक है टिक्कू जी। देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कश्मीर का कंपैरिजन बलूचिस्तान से कभी हो ही नहीं सकता है। सही बात है। बलूचिस्तान लैंडलॉक्ड इलाका है और इसके वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। आपको मालूम है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर में कितना दहशत मचा हुआ है। पाकिस्तान की फ़ौजें और अफ़गानिस्तान की फ़ौजें आमने सामने हैं। बलूचिस्तान में कोई भी मीडिया जा नहीं सकता है। इंटरनेशनल मीडिया क्यों पाकिस्तान जाएगा जब वहाँ पर इतना दहशत मची हुई है। आप
आप इंटरप्ट मत कीजिए, आपने जब बोला मैंने इंटरप्ट नहीं किया। कौन पाकिस्तान इस वक्त जाना चाहेगा? कोई क्रिकेट टीम नहीं जाता, रिपोर्टर्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर के अंदर एक फ्री प्रेस है, वो घूम रही है और हर एक वाकया नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। कश्मीर के अंदर 2002, 2008, 2014 में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे टॉप जो इलेक्टोरल प्रोसेस थी उसमें परसेंटेज इतनी वोटिंग ज्यादा थी परसेंटेज, कि लोग बिल्कुल। हैरान हो गए। आप सुनिए, हाँ प्लीज जरा सा इसको कुछ कर लीजिए, ये वरना ठीक है मैं नुसरत डिस्टर्ब अमीन, हो फिर से हम अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करेंगे, Now- फिर से उनको कांटेक्ट किया जाए। जहां तक बलोचिस्तान में इन्होंने एक दो सवाल उठाए कि बलोचिस्तान की कौन सी खबर इंटरनेशनल मीडिया में आई। पाकिस्तान के अंदर इतने खराब हालात हैं, इतना टेररिज्म फैला हुआ है कि बलूचिस्तान बिल्कुल नीचे दब जाता है। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो पाकिस्तान के बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, बुरहान वानी को माना, जो भी हिंदुस्तान के बरखिलाफ हथियार उठाएगा उसका यही हशर होगा। पाकिस्तान कुछ भी करे, दुनिया की पाकिस्तान कोई पाकिस्तान आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत नुसरत अली, कीजिए। सुन आप तो ले। खबरें नहीं छुपा सकती, हाँ, हाँ। चाहे वो पाकिस्तानी फौज हो, चाहे इंडियन फौज हो, चाहे व्हाइट हाउस हो। तो आप छुपा इस नहीं तरह पा की रहे हैं ना? खबरें अब नहीं छुप सकती। तो ये इस सच बात है, दुनिया आप में नहीं रह छुपा रहे हो, पा आप रहे हैं। कुएं से बाहर आ जाओ, पाकि- कुएं के मेंढक ना बनो। अरे सुनो मेरी बात, पाकिस्तान कोई दुनिया अरे यार, दुनिया आप बैठे हुए फजूल बातें कर रहे हो, आप कुछ नहीं फजूल पता आपको यार। आप फजूल बातें कर रहे हैं। ये तो इंडियन मीडिया ये सब बता रहा है आपको, ये तो इंडियन मीडिया है ये जो बता रहा है आपको। हाँ, आप हाथ जोड़िए, आपको हाथ बलूचिस्तान वालों को जोड़ना पड़ेगा जो आजादी के लेने वाले हैं आपसे, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए, इंडियन मीडिया कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडियन मीडिया ही दुनिया भर में ये सब कह रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है अपने देश में वो किसी को बता सके। क्यों? हमने देखा आपके मीडिया के साथ आईएसआई ने क्या किया कुछ दिन पहले। क्या रेफरेंस? हमारे पास खबर नहीं है। खबर क्यों नहीं है? नुसरत अमीन, क्यों नुसरत खबर अमीन, नहीं है? नुसरत लंदन में अमीन। जो टूटे अखबार की पाकिस्तान न्यूज़ क्लिप भी दिखा दो यार। नुसरत अमीन, आप नुसरत आप अमीन, डिबेट करना चाहते हो, डिबेट आप में डिबेट रहें करना और चाहते हो, डिबेट- कैसे वेपन इस्तेमाल बात हो रहा है, करें? हाँ, डिबेट और के तुम बोले वो एटिकेट्स को खबर follow छुपा करें। ली। नुसरत पाकिस्तानी अमीन, एस्टेब्लिशमेंट में, नुसरत दुनिया अमीन। की किसी एस्टेब्लिशमेंट में दम नहीं है ये खबर छुपाने का यार। कौन सी किस खबर दुनिया में रह रहे हो यार आप तुम लोग? पहुंचे तुम रह रहे हो। आईटी का दौरा है यार, आईटी अरे, में तो तुम लोग बहुत आगे हो। तुम उस दुनिया में रह रहे हो जहां फौजी हुकूमत चल रही है। तुम उस दुनिया में रह रहे हो और अपने आप को केमिकल डेमोक्रेसी वेपन्स कहलाते हो, अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाते हो। जब आपका जनरल आपकी अरे हुकूमत यार छोड़ो भाई, कोई ढंग की बात करो, ढंग की कोई बात तुक कर की रहे हैं। बात आपके करो। जनरल हेडक्वार्टर में तो पाकिस्तान के पीएम को बुलाया आपसे जाता ज्यादा है। ढंग की बातें तो यही तारीख है फतेह ढंग कर की लेता बात, है यार, यही है तारीख ढंग फतेह की भी बात। आप तारीख के हवाले से बात आप करता है। सुनना नहीं नुसरत चाहते, अमीन, सुन भी लें। आप सुनना नहीं चाहते नुसरत हैं। अमीन, ढंग की सुन ले बात जरा। यही है, आपके देश में आपसे पाकिस्तान तो की बेहतर आपकी बातें कर हुकूमत- लेता है वो। पूरी दुनिया में आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? नुसरत अमीन, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट माना जाता है। G20 समिट में जब नरेंद्र मोदी ने आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, टर्की यार, और आप चाइना यहाँ अभी जो एक आपके साथ जो बैठे आपके हुए अलायंस फरमा हैं रहे उन्होंने उसको थे कि कंट्राडिक्ट नहीं अमेरिका किया। से पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर ठीक हो जाते हैं। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और रूस जो पहले भारत का दोस्त था अब वो पाकिस्तान का दोस्त हो गया है। दोस्त ये नहीं आज है, के सिर्फ आप क्या वेपन्स बैठा खरीद हुआ रहे एक हैं। आदमी हाँ, कह रहा तो है, आप दोस्त इसकी नहीं कोई है वजह नुसरत नहीं। अमीन। आप उसी इसकी दोस्त कोई वजह नहीं ना, अपने हालात ठीक करो भाई। एक सेकंड, आप एक अपनी सेकंड। दोस्ती निभाइए। नुसरत आप अमीन, रूस से, चाइना से, अमेरिका से ये अपनी किस दोस्ती तरह की आप निभाइए। बातें कर रहे हैं मुझे समझ। नुसरत अमीन, सुन भी नहीं जरा। एक हम सेकंड बिल्कुल नुसरत बाहर अमीन। हैं। हम दुनिया को 70 नहीं पता हम है, सत- पाकिस्तानी फौज ने छुपा लिया। हम खुदा का खौफ करो यार, हम 70 खुदा साल का से खौफ करो। हम 70 साल से नुसरत डेमोक्रेसी अमीन। चला रहे हैं। इधर फ्री प्रेस है, फ्री जुडिशरी है। आपके उधर पाकिस्तान में क्या है? आपको तो जर्नलिस्ट को उठा करके उनको मारा जाता है। फ्री जुडिशरी पे ये हाल है आपका, फ्री प्रेस पे क्या ये हाल हाल है? है आपका। क्या हाल झूठ क्या है? बोल रहे हो यार, क्या हाल है? कुएं से बाहर। हामिद मीर हाँ। ये जो आप लोगों को मैंने- प्लान की हुई है ना आप खबर, एक सिर्फ सेकंड। यही बता रहे हैं कुएं से बाहर में, कुएं में तो पिछले 60 साल से आप इससे बात- एग्जैक्टली ये पड़े हुए हैं और नुसरत अमीन को मैं- समझ में नहीं आ रहा। नुसरत अमीन महमूद आलमी को सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आपको याद है हामिद मीर के बारे में कि किस तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी? और आप बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने बलूचिस्तान की खबर को कब पढ़ा था? एक सेकंड नुसरत अमीन, सिर्फ मुझे ये बता दें कि आपने बलूचिस्तान की खबर कब पढ़ी थी अखबार में? आपने बलूचिस्तान की लोगों को, बलूचिस्तान की खबरों को कब कवर किया था? कितने साल हो गए?
अरे भाई मैंने कवर नहीं किया ना, मुझे आपके रोक दिया सहयोगियों लोगों ने किया होगा, आप क्या कर रहे हो? आपके इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा तमाम है? जर्नलिस्ट ने किया आपके वो होगा, कुछ वायरलेस आपको वो रडार जाने क्या पे कर पूरी रहा है? तरह से बैन है ना वहाँ दुनिया पे, में- दुनिया में वहाँ जाने पे न्यूज़ पूरी तरह से गैदरिंग बैन है। सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया एक भाई, सेकंड नुसरत कोई खबर नहीं अमीन, छुप सकती। जहाँ पे कच्चे सवाल का घर जवाब बने हुए सवाल नहीं हैं, होता। जहाँ की गैस सवाल आप के पिछले पीछे कई सालों से पहले यूज आप कर रहे हैं, उन जवाब लोगों को दें, गैस नहीं मिल आप रही उस कुएं से है, जहाँ निकलें। पे बिजली तक आपको नहीं है, इसलिए वहाँ पे कहा आप है बात ना कर रहे हैं कि वहाँ पे आपके ये पास तमाम तो हर बात systematic का system जवाब है, होंगे। कुएं से निकलो, किसी आप भी कुएं चीज से का जवाब नहीं 60 साल आपके से पास, डूबे हुए हैं। किसी भी चीज का जवाब नहीं है आपके पास। और आगे सवाल कर दिया। एक सेकंड नुसरत अमीन, आप सवालों के जवाब दें, आरोप न लगाएं। मैंने जो सवाल पूछा उससे आप भाग रहे हैं। कुएं से बाहर अरे निकलो, सवाल कुएं से मैंने बाहर पूछा है निकलो, ये भाई। डायलॉग कई बार हो गया, सवाल मैंने आगे भी पूछा है। बढ़े। मैं तो बलूचिस्तान कवर ही नहीं करता। क्यों नहीं कवर करते? आपने सवाल आपकी मीडिया सवाल कौन आपने कौन सी पूछा है, मीडिया कवर आपने- करती है? आपने कब पढ़ी है आप कवर बलूचिस्तान कर के भी नहीं बारे में सकते। खबर? आपका मेरे सवाल हो गया? कॉरेस्पॉन्डेंट तो खुशदार में है, आवारा में है, आपका सवाल हो क्वेटा गया? में है, हब में है, ये आपका पूरा सवाल हो बलूचिस्तान गया? है। वहाँ आपका जो सवाल कुछ हो होता गया? है उसकी कवरेज होती है। हाँ, लेकिन हाँ, आपने वहाँ तो पर आपने डिस्टेंस- तो अपनी हर डिस्टेंस खबर को एरिया ऐसा ऐसे क्लियर करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स होती हैं, सप्लाईज में आपको प्रॉब्लम होती हैं, आपको हर में खबर दिक्कत आपको होती है। हर खबर वो ऐसा उतना ऐसे क्लियर effective करनी नहीं है। पड़ती है। आप कहाँ जितना से अखबार में कराची है, आए? मैं जितना खुद आलम पंजाब पूछ है, रहे हैं। ये मैं मानता हूँ। नुसरत साहब, लेकिन ये जो आप कुएं में बैठ के अंधे कुएं में बैठ के जो तुक्के मार रहे हैं ना, ये छोड़ दे मारना आप। नुसरत साहब, नुसरत अमीन, मैं सुन ले महमूद सवाल। बोल रहा हूँ। बुरा लग रहा होगा, समझ ये मेरा महमूद साहब अभी बैठे थे, ये फरमा रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कर लेता है हर दफा। नहीं, मैंने ये नहीं इन्होंने कहा हुजूर। फरमाया चाइना के ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे मैंने हैं। हुजूर ये इन्होंने नहीं बोला। अभी फरमाया, इन्होंने रुके अभी, इन्होंने फरमाया कि रूस ने भी इंडिया से ताल्लुकात कम करके पाकिस्तान से बेहतर कर लिए। अरे नुसरत- भाई, तो नुसरत फिर साहब, पाकिस्तान की खूबी हुई ना ये। नुसरत इंडिया साहब, को फिक्र करनी आप चाहिए। सुन ले। नुसरत नहीं, नहीं, साहब, हम फिक्र नहीं इंडिया को करेंगे फिक्र क्योंकि नहीं, आप पाकिस्तान फिक्र को करेंगे। यूज नुसरत किया साहब, जा रहा है एज क्या अ कर टूल। रहे हो यार? पाकिस्तान, किसी ने बोल दिया, किसी सैनिक अरे ने, आप हमारी भी बात किसी- सुनो। किसी नुसरत ने- आप साहब, हमारी भी किसी बात सैनिक सुनो। ने, किसी उपटन की आप- तकरीब में आप- बोल दिया आप- सैली ने आप कि हम- बलूचिस्तान पे सवाल करना, ओ तो भैया, सवाल कर आप लिया आपने। हमारी भी बात ना कोई सुनो। होमवर्क, नुसरत ना साहब, कोई रिसर्च, पाकिस्तान- कुछ भी नहीं। नुसरत साहब, अरे हमारी भी बात सुनो, आप बोले जा रहे हैं। गैदरिंग के टिक्कू दौर साहब, में, सुन भी लें। टिक्कू साहब, नुसरत सैटेलाइट अमीन, न्यूज़ सुन भी लें, सुन भी गैदरिंग के लें। दौर में आप कड़वी कह रहे हो बातें हैं, कि लेकिन वहाँ की सुन ले जरा। नुसरत साहब, Accept नुसरत करना भी साहब, सीखें। नुसरत साहब, नुसरत अमीन, जरा सुन लें। मुस्कुरा दें। आप इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा दें जरा सा, अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा था आपसे, मैंने ये नहीं बोला कि ताल्लुकात, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है इस वजह से, क्योंकि अमेरिका को मालूम है आपकी ज़रूरत है उसे, ईरान के लिए ज़रूरत है, अफगानिस्तान के लिए ज़रूरत है, चाइना के लिए ज़रूरत है, उसी तरीके से चाइना को आपकी ज़रूरत है, इसी तरीके से रशिया को जो है अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हथियार बेचने की ज़रूरत है। तो मैंने ये नहीं बोला, मैं सिर्फ आपसे एक ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि देखिए, आप आतंकवाद के शिकार आप हैं, आपको मालूम है अच्छे तरीके से। अभी 2-3 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से कियानी साहब के बेटे को अगवा किया गया और उसकी फिर जो है आपको उसको मालूम छोड़ने है के अल लिए क्या जवारी शर्तें की रखी बेटी गई? को उसमें किया गया। उससे पहले रज़ा गिलानी साहब के बेटे को किस तरीके से आपके अफगानिस्तान और यूएसए की फ़ौजों ने किया था। फिर वो आपको मालूम है कि आपके गवर्नर जो हैं तफसीर साहब, उनके बेटे को किस तरीके से किया गया, या किस तरीके से यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, या किस तरीके से आर्मी के बच्चों के ऊपर हमला हाँ, हुआ। आर्मी स्कूल्स में तो देखो, मैं ये कह बाचा रहा खान था यूनिवर्सिटी। आपसे कि क्या आपको ये नहीं लगता कि दो नेबर जो है वो मिलजुल के रहे, ये आतंकवाद को ख़त्म करें, क्योंकि आप भी उसका शिकार हो रहे हैं, बुरी तरीके से शिकार हो रहे हैं। तो ज़रा प्यार और मोहब्बत से बात करें, एकदम से चीज़ों को डाइवर्ट ना करें। नहीं, आपका मुझे क्या एक छोटे इसके से- बारे में क्या है आपका मैं एक ख्याल? छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, उसके बाद मैं नुसरत अमीन से सवाल पूछूंगी। हालांकि जो आप बात कर रहे हैं महमूद आलम, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि राहिल शरीफ या फिर वहाँ की सेना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर वो लड़ाई की बात नहीं करेंगे, अगर वो स्थायित्व की बात करने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और वहाँ के आवाम को शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। नुसरत अमीन, आप सवाल का फिर से जवाब दे दें कि जिन्ना ने क्यों आखिर जबरदस्ती कब्जा किया था बलूचिस्तान पर, या फिर उसके बाद के जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कि 20 साल से आपने क्या पढ़ा है, आप मुझे बताएं कि
कब से आपने बलूचिस्तान की खबरों को कवर नहीं किया, और जो वहां के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि किस तरीके से उनकी आवाजों को बंद किया जाता है, किस तरीके से ज्यादतियां होती है, किस तरीके से मारने के बाद लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उनकी लाशों को खींच खींच के मार्केट में ले जाया जाता है, किस तरीके से वहां एक साथ 100-100, 200 लोगों की लाशें एक साथ पड़ी हुई मिलती हैं, सेना वहां किस तरीके से बर्बरता बरतती है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहां की मीडिया पाकिस्तान की छोटी से छोटी खबर दिखा देगी लेकिन बलूचिस्तान के बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जाती। बलूचिस्तान का जो आपने नक्शा पेश किया आपने, आप यकीन करें मुझे लग रहा है कि किसी 3rd या 4th ग्रेड के किसी राइटर ने कोई थिएटर लिखा हुआ है जिसका कोई ना सर है, ना पैर है, ना बैकग्राउंड है। बिल्कुल लगेगा। 200 लाशें, 300 लाशें और ये सब। रही बात अगर लिटरली, पहले तो बात ये है कि आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि आपने आखिरी टर्मोइल की खबर कब सुनी। आप जो मुझसे सवाल कर रही हैं कि मैं आखिरी बार कब गया, तो मैं तो सुन लीजिए, क्योंकि आपने वहां कवर किया ही नहीं और ना ही किसी को कवर करने दिया। चीखे नहीं, आराम से बात करें। आप बात सुने मेरी, बात पहले आप सवालों का जवाब दें। आप बात सुने मेरी, बीच में नहीं बोले आप। नहीं, बीच में आप सवालों के जवाब दें ना। नहीं, टोक के चुप हो जाएं, टोक के चुप हो जाएं। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है। जवाब है नहीं आपके पास। मेरे सवाल का तो ना जवाब है और ना होगा कि आपने आखिरी खबर कब पढ़ी, क्योंकि आपने कवर करने ही नहीं दिया और ना ही वहां पे मीडिया को अलाउ किया गया है कवर करने के लिए। और रही बात मैं कब गया, रही बात मैं वहां कब गया, तो लास्ट टाइम पर्सनली जाहिर है मेरे बलूचिस्तान मेरी बीट में नहीं आता, लेकिन मेरे कॉलीग्स इस चैनल में काम करने वाले लोग जिससे मेरा ताल्लुक है वो वहां के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है, बलूचिस्तान के डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बात मैं सुन सकता हूँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर जलजला आया वहां पर, तो पहले खबर मिली कि जी 100-150 कैजुअलिटीज हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत हैं, खबरें देर से पहुंचती हैं। वहां पर रिपोर्टर जब भेजा जाता है तो वो देर लगाता है। वहाँ DSNGs, वहाँ सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग की फैसिलिटीज उतनी फास्ट मूव नहीं करती जितनी कराची या लाहौर या पेशावर में मूव कर सकती हैं, इस्लामाबाद में। यहाँ पर ये बात मानी जा सकती है, सुनी जा सकती है। पहले खबर आई 150 लोग मरे जलजले के अंदर, लेकिन जब वहां पर भेजा गया लोगों को तो वहां पता चला कि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये फर्क है 1 घंटे, 2 घंटे का, 4 घंटे का। आपको, मुझे हो सकता है पहली खबर जो बलूचिस्तान में कोई वाकया होता है, इंसिडेंट होता है, उसकी खबर मुझे उतनी जल्दी ना मिले जितनी जल्दी इस्लामाबाद की खबर मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद मुझे सारी फैक्चुअल पोजीशन पता चलना शुरू हो जाएगी। दूसरे ये कि आपका ताल्लुक खुद एक बड़े मॉडर्न चैनल से है जो 2016 में फंक्शन कर रहा है, और माशाल्लाह आपका चैनल देखा जाता है, ये फ्लरिश कर रहा है, मुझे जितना पता चला है। आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन करते हो। टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त न्यूज गैदरिंग के जो डिवाइसेस मौजूद हैं दुनिया में, इस वक्त सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग की जो फैसिलिटीज मौजूद है, वहां पर एक सस्पिशियस किस्म का रिपोर्टर, सस्पिशियस किस्म का न्यूज चैनल, अगर उसको कहीं ये शक हो कि यहाँ पर खबर है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो खबर ना निकाल सके। देखें, ये तो हो सकता है कि मैं जो फैसला करूं, देखिए अगर मैं कोई पॉलिटिशियन हूं और मैं कोई फैसला करने वाला हूं और वो मैं अपने दिल में छुपा लूं, तब तो जाहिर है किसी रिपोर्टर को या न्यूज एंकर को वो खबर नहीं मिलेगी जब तक मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन एक जगह जहां 200 लाशें पड़ी हुई हैं, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट इन दिस 21st सेंचुरी सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग के दौर में आप ये समझ रही हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की हुकूमत इतनी मजबूत है कि वो 200 लाशें मार के छुपा देगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। लोग आप पे हंसेंगे। नहीं, लोग तो आप पे भी हंस रहे हैं, लोग आप पे बहुत दिनों से हंस रहे हैं। आप शायद उस चीज को मान नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत तेज चीख के बात करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक सेकंड, राकेश कपूर जी, जो बलूचिस्तान के तमाम नेता बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, किस तरीके से लगातार अत्याचार वहां जारी है, उनकी गैस को पिछले कितने सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उस गैस पे वहां के लोगों का अधिकार नहीं है, वहां बिजली पानी तक नहीं है। एक सेकंड सब्र रखें, मैं अपने मेहमान से सवाल पूछ रही हूं, आप सब्र रखें कुछ सेकंड्स के लिए। एक सेकंड, आप भी टोक के चुप हो जाए। एक सेकंड, आप टोक के चुप हो जाए। एक सेकंड,
जाना कि ये You are जाहिर factually अरे incorrect. आपका अरे भाई, homework आप बहुत फैक्चुअली जाहिर- बाद में करेक्ट करिएगा, सब्र जाहिर है रखें। कि आपको बहुत कुछ पता है। Actually, जाहिर है, आप नहीं बताएंगे। जाहिर है नुसरत अमीन साहब गैस आप से निकल रही, अरे सबसे ज्यादा गैस सिंध से निकल रही है। जाहिर ये सारे है- myths हैं, ये सारे जाहिर myths है हैं। जाहिर सारे है myths हैं। के पहाड़ हैं। अरे जाहिर है कि नुसरत अमीन आपको बहुत ज्यादा पता है। 3% आबादी या 63% भौगोलिक जमीन, ये बलूचिस्तान का नक्शा है। 1955 तक बलूचिस्तान का झंडा अलग था। 1955 तक बलूचिस्तान को यूनाइटेड स्टेट ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता था। ज़बरदस्ती जिस इलाके को 4 नवाबी रियासतों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर बलूचिस्तान की हकीकत देखनी है, पूछनी है, तो मैं अपने पाकिस्तान के पत्रकार महोदय से कहूँगा कि वो नवाब बुख्ती के पोते जो बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लें, जरा उनकी बात सुन लें। हमारी नहीं सुनते, हम तो गलत बात करते हैं चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं। मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के साथ जो व्यवहार हुआ है सन 1947 से लेकर के और आज तक जिस प्रकार से, तो ये बेवजह नहीं है कि वहाँ के लोग अगर 15 अगस्त के दिन लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ये आह्वान करते हैं कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, जिस प्रकार से वहाँ पर नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस तरफ दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। तो पाकिस्तान अगर तिलमिला रहा है तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, चूँकि उनकी दुखती हुई नब्ज़ है बलूचिस्तान। नवाब बुख्ती की हत्या जिस तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की, जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान की जनता को और बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरीके से अपने फौजी बूटों के साये में रखा गया, उन्हें रौंदा गया, ये पूरी दुनिया जानती है। हमें क्या पढ़ा रहे हो आप? हमें पढ़ाओगे आप? बलूचिस्तान का इतिहास क्या है? बलूचिस्तान का इतिहास तो ये है कि वहाँ के जो 4 नवाबी रियासतें थी, सब ने मना किया था। ज़बरदस्ती जो अब जिनको ये कायदे आज़म बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ज़बरदस्ती धोखे में रख कर के सिग्नेचर कराए उनसे। इसके बावजूद जो है वो बलूचिस्तान को अब पाकिस्तान अगर अपना हिस्सा मानता है तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम केवल प्रश्न चिन्ह ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार आधी फौजी आधी लोकतांत्रिक, जिन्हें लोकतंत्र के मायने भी नहीं मालूम हैं, वो अगर आज हमें उपदेश देते हैं तो वो अपने घर में अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उससे पहले कि वो हिंदुस्तान पर उंगली उठाएं, अपने कांच के घर में देखें कि कितने दरारें आई हुई हैं। बलूचिस्तान के लोग जो लड़ाकू हैं, बलूचिस्तान के हर एक बच्चे को, जो नौजवान है, जो जवान है, वो बेरोजगारी के आलम में डूबा हुआ है। उनके लोगों को, उनकी युवा पीढ़ी को जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज अपने डंडों से, अपने संगीनों से, अपने बूटों से रौंदती है, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का अगर कोई पत्रकार ऐसी बात कह रहा है कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है और आपको कुछ नहीं पता, पत्रकार तो लगातार और हमको पता है, मेढक हैं, जरा हम तो बाहर निकलें। आपको पहले जो स्वतंत्र प्रेस है, पहले जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसके मायने समझिए, उसके मतलब समझिए। किसने अभी जो है प्रतिबंध लगाया था पीछे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर? किसने लगाया? भारत के मीडिया चैनल्स। भारत ने लगाया था क्या? नहीं, वहीं की सरकार ने लगाया था। क्यों लगाया गया था? अरे बताइए ना आप, क्यों लगाया गया था? क्या बात करते हो आप यहाँ पर ये बैठ करके हिंदुस्तान के लोगों को अगर कोई गफलत में डालना चाहते हो या उनमें गलत फहमी पैदा करना चाहते हो तो ये आपकी गलत फहमी है, क्षमा कीजिए। नुसरत अमीन, देखिए, आपने जो अभी बात की, अभी जो हमारे साथी बात कर रहे थे, मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। राकेश कपूर नाम है इनका, और ये सीनियर राकेश कपूर साहब, देखें इन्होंने जिस तरीके से बात की है तो डेफिनेटली मैं इनके रोब में हूँ, और यकीनी तौर पे इनकी नज़र है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, इनसे बात की जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक आदमी कुएं में बैठ के अगर ये बोलेगा कि 200 लाशें मैंने देखी हैं, और जब मैं बोलूंगा कि कब देखी आपने, तो वो ये मुझसे पूछे कि आपने आखिरी रिपोर्टिंग कब की थी। दिस इज नॉनसेंस।
हाँ, इन्होंने जो बात की कपूर साहब ने, यहाँ पे ये विजनरी आदमी है सर, ये विजनरी है, ये नुसरत विजन वाले अमीन, आदमी है, नुसरत ये अमीन, विजन वाले आदमी। मुझे इनसे बात करने दें, इनसे please, आप बात कर please, लें, इनकी लेकिन इनकी जो बात उन्होंने कहा, बीच में नहीं बोले ना, हाँ, आप बीच में नहीं बोले। नहीं, ये मैं शो विजन को वाले होस्ट कर रही हूँ, आदमी है, एक सेकंड, ये मैं शो इन्होंने को होस्ट 1900 कर रही हूँ और मैं सवाल फिर से आपसे वही पूछ रही हूँ नहीं, आप कि मुदाखलत आपने कर जो रहे हैं। रिपोर्ट जो आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ ले पहले, राकेश कपूर से सवाल पूछ ले इनका पहले, हक है, इनका हक है। पहले तो राकेश ये कपूर से प्रोग्राम सवाल को पूछ ले आप। कंडक्ट कर रही है, ऐसा नहीं साहब, करें। ऐसा अमीन साहब, इन्होंने पूछे, जो पूछे, बात पूछे। की, इनका एक विजन है, इनकी एक नजर है हिस्ट्री के ऊपर। देखिए, इनकी किसी बात से मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, और कुछ ना कुछ इन्होंने जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया है सारा बलूचिस्तान का या पाकिस्तान का, उससे मैं कुछ जगहों पे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि इस वक्त जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो एक विजनरी आदमी है, उसने कुछ पढ़ के अब बात सवालों की है। के जवाब ये दे एक दें बड़ी आप। बात है। जी 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 जी। अब सवाल का जवाब है, बख्ती साहब को, अकबर बख्ती साहब को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने रौंद डाला, मार डाला उनको, परवेज मुशर्रफ साहब ने। बिल्कुल, ये एक जुल्म था, ये एक ज्यादती थी, ये बख्ती साहब के साथ पर्सनली उनके साथ जाती थी, उनके क्लैन के साथ जाती थी, ये बलूचिस्तान के साथ जाती थी। और मुशर्रफ साहब ने उसको भुगता या नहीं भुगता, या वो भुगतेंगे या नहीं भुगतेंगे, ये एक बिल्कुल एक अलग सवाल है। लेकिन इसको यहाँ रहते हुए, पाकिस्तान में बैठते हुए, बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक जर्नलिस्ट, मैं कंडेम करता हूँ। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि शायद इस मामले में मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर से ज़्यादा शायद पर्सनल हो गए थे, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। और मैंने कभी नहीं कहा कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं। बलूचिस्तान के सोशो इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, और ये सूरत हाल पिछले 150 साल से है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट्स का या मिलिट्री गवर्नमेंट्स का कसूर नहीं है। सब सक्सेसिव गवर्नमेंट जितने भी पाकिस्तान बनने से पहले तो है ही, उसके बाद तो सुधार सकते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी उसको सुधारा नहीं गया। बलूचिस्तान के जो कुछ रीजन्स में जो पाकिस्तान से एक्सेशन के मामलात में कंट्रोवर्सीज थी, उसको सीरियसली एड्रेस नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है। और अगर पाकिस्तान में ये पूरा के पूरा बलूचिस्तान अपनी पूरी सालमियत के साथ शामिल हो भी गया था, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रहीं, उन्होंने जिस तरह दूसरे मामला पे तवज्जो नहीं दी, वहां पर उनसे एक जुर्म ये हुआ है कि उन्होंने बलूचिस्तान को बिल्कुल इग्नोर किया। और वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो बहुत अरसे पहले से चल रही थी, उन्होंने किसी ना किसी तरह अपने एजिटेशन, अपना एहतजाज इंडोर्स कराया, जिसको निगलेक्ट किया जाता रहा। बलूचिस्तान के हालात कोई नहीं कह रहा यहाँ बैठ के कि बिल्कुल ठीक है या खराब है या खराब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्राम के शुरू में ये कपूर साहब को मैं यकीन करें बहुत रिगार्ड करता हूं कि इन्होंने हिस्ट्री को पढ़ के, हालांकि मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूं, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ के बात की। लेकिन प्रोग्राम जिस तरह शुरू हुआ था, आई एम रियली स्केर्ड ऑफ दैट सीन। एक सेकंड, ठीक है, स्कैर्ड होने की जरूरत नहीं है। जरा जो ब्रह्मदाग बुख्ती हैं उनसे भी जरा बात कर लें, जो बता रहे हैं कि वहां पर कितने अत्याचार लगातार जारी हैं, किस तरीके से वहां पर लाशें पाई जा रही हैं। एक और सवाल यहाँ पे टीकी टिक्कू जी, मेरी पर्सनल उनसे बातचीत है जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं कि वहां पे सब कुछ ठीक है, उन्होंने बताया नहीं कि वहां पे अत्याचार है। मुझे पता है क्या सिचुएशन है, क्या नहीं। सीकिंग एस्लम इन इंडिया, वो उन्होंने इंडिया में वो पनाह चाहते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। उन्होंने पब्लिकली ये बात एक चैनल पे कही थी हिंदुस्तान के, वो बहुत नामी टाइम्स नाउ चैनल है, उस पे उन्होंने पब्लिकली कहा था कि आई विल सीक एस्लम इन इंडिया। अगर इंडिया हमको देता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात होगी नहीं। उन्होंने खुद जो बुख्ती नवाब बुख्ती के नवाब बुख्ती के पोते जी, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया। ये भी आपको नुसरत अमीन साहब को मालूम ही होगा, मुझे लगता है उनको मालूम होगा। तो उसी से सारी जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसका हम अंदाजा लगा। लेकिन मुझे एक चीज बताएं राकेश कपूर जी, फिर शक्ति संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? जब अमेरिका की पाकिस्तान के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी, अभी यहाँ पर राहिल शरीफ को लग रहा है कि बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं भारत और अमेरिका, तो चाइना के साथ जो पाकिस्तान के संबंध हैं वो परस्पर अच्छे मैत्री संबंध हैं, और शक्ति संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, कायदे से दुश्मनी निभाई जाएगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अस्तित्व पाकिस्तान का और पाकिस्तान की सेना का भारत दुश्मनी पे ही जुड़ा हुआ है क्या, उसी पे निर्भर
निर्भर है, उसी पे आधारित है। पाकिस्तान में दो एस्टेब्लिशमेंट हैं, एक फौज और एक वहाँ की सिविलियन सरकार। ये बात हमें समझनी चाहिए। वहाँ की फौज जो है वो पूरी तरीके से अभी तक अमेरिका के पैसे पर, अमेरिका के सामरिक सामग्री पर, उस पर निर्भर रही है जी। लेकिन जो अमेरिका का जो नज़रिया रहा है पाकिस्तान के बारे में, अभी तक पाकिस्तान को अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में रख के देखता रहा है, क्योंकि पूरा पश्चिम एशिया का रास्ता जो है वो पाकिस्तान से खुलता है। अफ़गानिस्तान में जिस तरीके का वहाँ पर जो हलचल हुई है नजीबुल्ला की सरकार के बाद, रूस का वहाँ पे दबदबा ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने खुद समर्थन किया, वहाँ पर तालिबान खड़ा करने में बहुत लोगों का हाथ है, पाकिस्तान की सरकार का खास तौर से हाथ है। अमेरिका के पिट्ठू बन करके अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना सत्यानाश किया है, तो उससे, और भारत उनके पास आ रहा है, अमेरिका की भारत की और दूरियां जो हैं वो कम हो रही हैं जी। तो पूरे इस हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया और अरब सागर के क्षेत्र में परिस्थिति, शक्ति, आपने बिल्कुल सही कहा, शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान अब चीन की गोदी में जाकर के बैठने की कोशिश में है और चीन उसको अपनी पनाह में लेना चाहता है। लेकिन एक बात पाकिस्तान भूल रहा है, चीन जो पाकिस्तान जो 1947 तक हिंदुस्तान का ही अंग था जी। चीन और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से पड़ोसी हैं, ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी पड़ोसी हैं। तो ये बात पाकिस्तान को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन भारत की किसी भी प्रकार से दुश्मनी मोल लेकर के पाकिस्तान को पनाह तभी तक नहीं देगा और तभी तक सहला सकता है जब तक कि उसके हित सध रहे हों। ये बात पाकिस्तान को ध्यान में रखनी होगी। ठीक। और पाकिस्तान को इसके साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पर जो वहाँ की जो फौज है, जो एंटी इंडिया इंस्टेंस पाकिस्तान की फौज का हमेशा रहता है और कश्मीर पर जो रोटियां वो सेकते रहते हैं वो उनकी रोजी रोटी है। पाकिस्तान का वजूद पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ हिंदुस्तान के विरोध पर कायम रखा हुआ है। ये पाकिस्तान के स्वयं के हित में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई भी किसी प्रकार का तब तक विरोध नहीं हो सकता, तब तक दोनों देशों के बीच दुश्मनी पक्की नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान स्वयं भारत के मामलों में दखलंदाजी देना ना बंद करे और दूसरे पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये ना हो कि हमें भारत को तंग करना है, हमेशा भारत से हमें, भारत के मुकाबले पर हमको जाना है। तो उन्हें ये अपनी जो नज़रिया है उसको बदलना होगा, छोड़ना होगा, बदलना होगा। यहाँ पे सवाल ये भी है टिकू जी, जो हम लगातार राहिल शरीफ की बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से उनके बयान, अभी हालांकि 2 बयान जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि कश्मीर जीने मरने का एक प्रश्न है, साथ ही साथ उन्होंने एक जो बहुत बड़ी बात कही कि दुश्मनी भी कायदे से निभाई जाएगी, अब वो पाकिस्तान नहीं है। यानी अगर इतिहास को भी राहिल शरीफ एक बार देख लेते तो उनको पता चल जाता कि किस कायदे के साथ वो दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं, जो कभी अमेरिका के पीछे नजर आते हैं और कभी चाइना के पीछे लगे हुए नजर आते हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप देखेंगे और बदलती रिलेशनशिप वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और चाइना के साथ गहरे संबंध जो उनके हो रहे हैं, अगर आप इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो पाकिस्तान एक्चुअली उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने कम्युनिज्म के बरखिलाफ इस्तेमाल किया। 1950s के अर्ली 50 से जब वो बगदाद पैक्ट का हिस्सा बना लिया उनको, फिर सेंटो का हिस्सा बना लिया, फिर सियाटो का हिस्सा बना दिया, तो उस टाइम तक पाकिस्तान और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है आपस में स्ट्रेटजिक अलायंस काफ़ी गहरा था जी। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मड फोर्सेस है, उनका पेंटागन के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। लेकिन कोल्ड वार के बाद और ख़ासकर 9/11 के बाद इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। बदलाव इस प्रकार से आया है कि रशिया और सोवियत यूनियन तो रहा नहीं अभी, तो वो ज़्यादा थ्रेट नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म है दुनिया में वो ज़्यादा थ्रेट बना है। और टेररिज्म, जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व के अंदर
पाकिस्तान एक एक ही नाम ऐसा सामने देश आता है है। जहां से टेररिज्म एमिनेट होता है, स्पॉन्सर होता है, एटलीस्ट हुआ है। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया में टेररिज्म बिल्कुल कंप्लीटली 100% एक्सपोर्टेड है फ्रॉम पाकिस्तान। अब चाइना की बात करें, देखिए चाइना और इंडिया की, और इंडिया और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अफगानिस्तान पाकिस्तान दुरान लाइन के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, अफगानिस्तान नहीं मान रहा है, पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, इंडिया मैकमोहन लाइन मानता है, चाइना उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सिमिलरली कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन हमें पाकिस्तान से ये एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इसका हल सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, क्या टेररिज्म फैलाना है? इंडिया और चाइना के बीच में भी एक जंग हुई है 1962 में, लेकिन अब पिछले कई सालों से, 40 सालों से हम पीस में रह रहे हैं, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है मैनेज कर रहे हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को मैनेज नहीं कर सकते हैं सिविलाइज्ड नेशंस? क्या हमने जरूरी आर्म्स, एम्युनिशन, टेररिस्ट भेजकर इस मामले को और भड़काना है? लेकिन इसकी एक वजह है, मैं आपको इसकी एक वजह बताता हूँ। इसकी एक वजह कपूर साहब ने भी यही वजह बताई, मैं भी यही दोहराता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का जो अस्तित्व है, उसकी बेस जो है, फाउंडेशन जो है, वो एंटी इंडिया पॉलिसी के ऊपर निर्भर है पूरी तरह, और स्टेट टेररिज्म उसका आप एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे राकेश महमूद आलम, जी मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए समय की कमी जनरल राहिल शरीफ जो है रिटायर होने वाले हैं, और पिछले दिनों आपने देखा था कि ओवरनाइटली पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लग गए थे कि नहीं नहीं राहिल शरीफ साहब को लाओ लाओ लाओ। तो हो सकता है कि ये भी एक तरीके से, वैसे तो वहाँ की सिविलियन हुकूमत एक पपेट है, लेकिन सुना जा रहा है कि वो कुछ उनको बनाया जा रहा है, आर्मी के तौर से बनाया जा रहा है। तो ये उनकी एक टैक्टिक्स भी हो सकती है कि आर्मी को और ज्यादा सपोर्ट लिया जाए और इस किस्म की हरकत एक और सवाल ये, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से तमाम नीतियों की बात करता रहा है, बुरहान वानी की हम लगातार बात कर रहे हैं और नुसरत अमीन भी बुरहान वानी की बात कर रहे हैं, जिस बुरहान वानी की वो बात कर रहे हैं, हिजबुल का जो कमांडर था, उसके लिए आप ब्लैक डे मना रहे हैं। और इनका कहना है कि ब्रह्मदा बुख्ती जो कह रहे हैं, नाइला कादरी जो कह रही है, वो सरासर गलत है। वहां पे न तो किसी का मर्डर किया जा रहा है, ना वहां पे कोई परेशानी है उतनी ज्यादा जिसके लिए कुछ कहा जाए, और ना ही मीडिया से रिपोर्टिंग वहां हो रही है। सवाल ये कि क्या वहां पे वाकई में मीडिया को अलाउ किया गया है कि वहां की सही और असली तस्वीर बाहर आ सके? और दिक्कतें बिल्कुल नहीं है, नाइला कादरी, ब्रह्मदा बुख्ती और इस तरह के तमाम जो नेता विदेशों में बैठकर जो बात उठा रहे हैं, वो सरासर गलत है क्या? देखिए, आपने अभी खुद ही ये बोला कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से जो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं है। तो आप नुसरत साहब की भी मजबूरी समझिए ना कि वो खुल के नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने खुद बता भी दिया है कि सब कुछ जो है, बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए उनको, उन्होंने खुद बता दिया है कि सब कुछ जो है बलूचिस्तान में ठीक नहीं है। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। I appreciate this, Mr. Nusrat Amin. मैं He एक is a सवाल reasonably good पूछना चाहता person. हूँ। But my point is, the पाकिस्तान का जहाँ तक वो अपनी पाकिस्तान की सरकार से, जो चुनी हुई सरकार है, उसके सामने तो वो ये सवाल रख ही सकते हैं। और कम से कम ये बात जो राहिल शरीफ ने आज कही है, क्या सोच के कही है? जिस मुल्क की फौज 4 बार हमसे पस्त हो चुकी हो, जिस मुल्क की फौज के 1 लाख जवानों ने हमारे सामने हथियार डाल करके अपनी जान की भीख मांगी हो, उस तरह इतना नहीं बदला है वक्त। बेशक आपके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन हम सब जानते थे कि आप जब एटम बम बना रहे थे, हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरीके से वाकिफ थी कि पाकिस्तान ये कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि काम उससे आ पड़ा है इस जहान में कि लेवे ना कोई नाम उसका, लेवे ना काम उससे आ पड़ा है इस जहान में, लेवे ना कोई नाम उसका सितमगर कहे बगैर। अरे भाई, कुछ तो ये परवाह करनी चाहिए कि यही भूल जाते हैं आप। मैंने पहले पिछली बार भी मैंने एक शेर सुनाया था गालिब का, और अब फिर सुनाता हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि अभी जो है वो पाकिस्तानी, चूंकि मैं इसलिए इस वजह से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनावों का। बहुत बड़ा मुद्दा था कि चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, ये भी गालिब का शेर है। पाकिस्तान की हालत आज वो हो गई है कि चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, और पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं।
अरे भाई देखिए ना, सोचिए। ठीक है जी, बहुत छोटे से करें, छोटे से करें, क्योंकि समय की कमी है। पाकिस्तान के अंदर बुरहान वानी के ऊपर और कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान की मुदाखलत के वजह से जो झगड़ा हुआ, जो प्रोटेस्ट इरप्ट हुई है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रब अज़ब एक्सरसाइज के बाद पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में 3,500 कैदियों को फांसी चढ़ा दिया है। उस पर तो हिंदुस्तान ने कोई टिप्पणी नहीं की, वो उनका इंटरनल मसला है, वो समझते हैं वो टेररिस्ट थे, उनके ऊपर उन्होंने ज़रब अज़ब में हजारों लोगों को, हजारों टेररिस्ट को, जो वो सोचते हैं कि पाकिस्तान के बरखिलाफ उन्होंने हथियार उठाया, उनको मार दिया। बुरहान वानी एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था और कम से कम 20-30 इंसिडेंट्स में उसने कितनी हत्याएं करी थी। अगर वो एनकाउंटर में मारा जाता है तो पाकिस्तान का क्या इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ब्लैक डे मनाना और उसके बाद बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करने के बाद पाकिस्तान का बौखला जाना अपने आप में दिखाता है कि आखिर दिक्कतें कहां हैं और परेशानी किसे बहुत ज्यादा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से शो में आने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।